हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, एक और स्पेशल कंबाइंड चैप्टर का कॉम्बो, जिसमें हम लेकर आए हैं चैप्टर 11 से 15 तक का पूरा सफर, जहां दोस्ती है, रैगिंग का ट्विस्ट है और कुछ ऐसे राज भी जो दिल के काफी करीब हैं। तो तैयार हो जाइए एक और इमोशनल रोलर कोस्टर में डूबने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 11। ध्रुव सामने देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नो, हम उनकी हेल्प करने नहीं जाएंगे। ध्रुव की बात सुनकर कुणाल उसे देख गुस्से से बोला, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? तू तो ऐसा नहीं था। भले ही तुझे किसी की हेल्प करने के बाद शो ऑफ करना पसंद नहीं था, लेकिन तू हेल्प तो करता था। अब क्या हुआ? ध्रुव उसे शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, मैंने कब कहा कि मैं उनकी हेल्प ही नहीं करूंगा? कुणाल ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब है तेरा? ध्रुव उसे समझाते हुए बोला, मेरा मतलब ये है, जब वो मिस क्या नेम है उसका, एक्टिंग करते हुए पूछने लगा तो कुणाल झट से बोला, आरोही। ये सुन ध्रुव ने पहले तो उसे घूरा, लेकिन फिर बोला, या राइट, आरोही। जब वो बाइक चला सकती है तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ न कुछ कर ही लेती होगी, और वैसे भी हमें क्या ही मतलब उनसे। कुणाल हैरानी से बोला, तू कहना क्या चाहता है? सीधे सीधे बता ना, ये बातें क्यों घुमा रहा है? ध्रुव सामने देखते हुए बोला, मतलब आजकल गर्ल्स क्या क्या नहीं कर सकती। गर्ल्स को अपने लिए प्रोटेक्टिव होना सीखना ही होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अपने लिए क्या कर सकती है। दैट्स इट। कुणाल उसे देखकर बोला, और अगर प्रदीप ने कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो? ध्रुव मुस्कुराकर बोला, तो हम है ना, हम किस काम आएंगे? फिर इतना तो कर ही सकते हैं उन बेचारे गर्ल्स के लिए। कुणाल ने उसे घूरा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, यू आर राइट। अब वो दोनों चुपचाप वहीं खड़े होकर उन तीनों की और उन सीनियर्स की बातें सुनने लगे। सीनियर्स के पूछे हुए सवालों के बदले तनीषा के दिए जवाबों से उन लोगों को भी बहुत हंसी आने लगी थी। कुणाल मन में बोला, तनीषा, तुम तो सच में कमाल हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे अपनी लाइफ पार्टनर चाहिए थी। बताओ, वहाँ बेचारी गर्ल्स की रैगिंग चल रही है और ये अपने लाइफ पार्टनर के सपने देख रहे हैं। अगर ये बात ध्रुव या तनीषा को पता चली तो क्या होगा इनका। वहीं ध्रुव आरोही को देखकर अपने मन में बोला, ये इतनी शांत क्यों है? कहीं मैंने फिर से इसे मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया? क्या पता कि ये सच में वैसी ही हो जैसे मैंने पहले समझा था, क्योंकि कपड़े पहनने से ही कोई थोड़ी ना वंडर गर्ल बन जाता है। वो दोनों चुपचाप तनीषा और प्रदीप की बहस देख रहे थे, लेकिन जब प्रदीप ने गुस्से से तनीषा का हाथ पकड़ा तो कुणाल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से आगे बढ़ने लगा, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रुकने का इशारा किया। ध्रुव आरोही का रिएक्शन देखना चाहता था कि क्या अब भी आरोही शांत खड़ी रहेगी, अपनी दोस्त के लिए कुछ भी नहीं करेगी, जो दोस्त अभी उसके लिए अकेले प्रदीप से लड़ रही थी। कुणाल गुस्से से ध्रुव की तरफ देखकर बोला, तू क्या कर रहा है? देख, वो अब बदतमीजी करने पर उतर आया है और तू अब भी शांत खड़ा सब देख रहा है। ध्रुव ने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी आरोही की तरफ ही देख रहा था। यहाँ तनीषा प्रदीप से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से बोली, कैसे निकालोगे मुझे इस कॉलेज से? तुम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो जो मुझे और मेरी फ्रेंड्स को इस कॉलेज से निकलवा दोगे? हाँ? प्रदीप गुस्से से उसके हाथ को और मजबूती से पकड़कर बोला, हाँ, मैं कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन तुझे और तेरी दोस्तों को आराम से बाहर निकलवा सकता हूँ, समझी? तनीषा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और पीछे खड़े होकर मुस्कुराकर बोली, क्यों? क्या ये कॉलेज तुम्हारे बाप का है जो तुम मुझे निकलवा दोगे? प्रदीप गुस्से से तनीषा के पास जाकर उसका मुंह पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोला, हाँ, ये कॉलेज मेरे बाप का ही है, कोई शक तुम्हें? उसके हाथों की पकड़ काफी मजबूत थी, जिससे तनीषा की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो मुस्कुराकर बोली, कैसे? ये कॉलेज आपके पापा का हो गया? मैंने तो सुना ये कॉलेज मिस्टर सिंह का है और आपका सरनेम तो शर्मा है। प्रदीप उसके गालों पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोला, क्योंकि मेरे डैड इस कॉलेज के 45% शेयर होल्डर हैं। तनीहा प्रदीप की पकड़ से खुद को छुड़ाकर अपने हाथों को रोल करके गुस्से में बोली, तो मिस्टर सो कॉल्ड सीनियर, आपके कहने का मतलब है कि आपके डैड इस कॉलेज में 45% के शेयर होल्डर हैं, तो ये कॉलेज आपका हो गया? अगर आपको मुझसे लड़ना है तो अपनी दम पर आके लड़ो, अपने पापा की नहीं। वैसे अभी आप मेरे बारे में जानती ही क्या हो? अगर पता चलेगा ना तो कोई औकात नहीं रह जाएगी मेरे सामने खड़े होने की, समझे? तनीषा की बात सुनकर प्रदीप गुस्से से तनीषा पे हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस बार कुणाल से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से से ध्रुव से अपना हाथ छुड़ाकर प्रदीप की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे चटाक की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। कुणाल वहीं रुक गया और हैरानी से उस तरफ देखने लगा। वहीं ध्रुव भी शॉक्ड हो गया।
प्रदीप तनीषा के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि किसी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर एक थप्पड़ प्रदीप के गाल पर जड़ दिया। प्रदीप सीधे जमीन पर जा गिरा और उसका एक हाथ उसके गाल पर आ गया और दूसरा हाथ नीचे जमीन पर। थप्पड़ की वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो शॉक्ड होकर आरोही और देखने लगा। आई गेस आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि किसने प्रदीप को इतनी जोर से थप्पड़ मारा। यस, आरोही ने ही प्रदीप को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था। आरोही गुस्से से प्रदीप को अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, डोंट यू डेयर। इतनी देर से तुम्हारी बदतमीजी टॉलरेट कर रही हूँ, लेकिन तुमने तो अपनी हद ही पार कर दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई तनीषा के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, बोलो, कौन हो तुम? क्या समझते हो अपने आप को? प्रदीप गुस्से से खड़े होकर आरोही की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं कौन हूँ? रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। इतना कहकर उसने आरोही को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था, लेकिन आरोही ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसके दूसरे गाल पर भी जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस बार भी प्रदीप सीधे जमीन पर जा गिरा। उसके दोनों गालों पर आरोही की उंगलियों के 5 निशान छप चुके थे। आरोही ने गुस्से में प्रदीप की तरफ देखकर तनीषा की तरफ देखा और उसके पास आकर उसकी चिन को पकड़कर तनीषा का चेहरा देखा, जिसके दोनों गालों पर प्रदीप की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसके गालों पर निशान और आंखों में आंसू देखकर आरोही को बहुत गुस्सा आ गया। वो गुस्से से प्रदीप की तरफ पलटी। आरोही के गुस्से को देख वहां खड़े सभी लोग डर गए। इनफैक्ट कुछ टीचर्स भी जो इतना शोर सुनकर वहां आ गए थे, लेकिन आरोही का गुस्से से भरा चेहरा देख वो भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। आरोही को गुस्से से अपनी तरफ देखता देख प्रदीप कांपने सा लगा। आरोही उसके पास जाकर घुटनों कर बैठकर प्रदीप के दोनों गालों को कसकर पकड़कर गुस्से से बोली, आज तक मेरे रहते किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की। कोई मेरे दोस्तों से ऊंची आवाज में बात तक करे, और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने उसे चोट पहुंचा दी। आरोही की मजबूत पकड़ से प्रदीप की चीख निकल गई। आरोही उसे छोड़कर खड़ी हुई और बाकी सीनियर्स की तरफ देखने लगी, जो डर से एक कोने में अपना सिर झुकाए खड़े थे। आरोही प्रदीप से बोली, चल खड़ा हो। प्रदीप डरते हुए खड़ा हुआ। आरोही बाकी सीनियर्स की तरफ देखकर बोली, और तुम लोगों से अलग से कहना पड़ेगा, जाओ उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ। सभी डरते हुए प्रदीप के पीछे खड़े हो गए। आरोही उन सब की तरफ देखकर बोली, बहुत शौक है ना अपने जूनियर्स की रैगिंग करने का? चलो अब करो रैगिंग। अरे क्या हुआ, करो ना रैगिंग। देखो ना, मैं यहीं खड़ी हूँ, तुम्हारे सभी जूनियर्स भी यहीं खड़े हुए हैं। किसी को कुछ भी रिएक्ट न करते देख आरोही मुस्कुराकर बोली, छोड़ो, अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों से रैगिंग हो भी पाएगी, है ना? सही कहा ना मैंने? आरोही ने निकिता और तनीषा की तरफ देखकर उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। वो दोनों उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आरोही ने दोनों को बेंच पर बिठाया और खुद तनीषा के पास घुटनों पर बैठकर बोली, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? चैप्टर 12। तनीषा उसकी तरफ देख मुस्कुराकर बोली, मैं तो तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ। ये तो फिर भी उससे उलझना था बस। आरोही गुस्से से तनीषा का कान पकड़कर बोली, क्या कहा तूने? अगर ये सब बेकार सी बातें दोबारा की ना तो बहुत पिटेगी मुझसे। तनीषा एक्टिंग करते हुए बोली, छोड़ दे मेरी माँ, अब नहीं कहूंगी ये सब। आरोही उसका कान छोड़ते हुए बोली, गुड गर्ल। आरोही निकिता की तरफ देख बोली, निक्की तू भी ठीक है ना? निकिता मुस्कुराकर बोली, तुम दोनों के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? उसकी इस बात पर आरोही और तनीषा दोनों ही मुस्कुरा दी। आरोही अब खड़ी होकर उन सीनियर्स की तरफ देखकर बोली, बहुत शौक है ना रैगिंग का, दूसरों को परेशान करने का? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब रैगिंग होती है तो कैसा लगता है, और खासकर तब जब एक जूनियर अपने सीनियर की रैगिंग करे। कहकर हंसने लगी। आरोही की बात सुन सभी हैरानी से उसे देखने लगे। आरोही उन सीनियर्स में से वही सीनियर से बोली जिसने निकिता का मजाक उड़ाया था, हेलो मिस्टर सीनियर, चलो दो अपना इंट्रो। वो सीनियर आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही उसे देखकर गुस्से में बोली, क्या ऐसे घूर क्या रहा है? उस सीनियर ने अपनी नजरें झुका ली। आरोही गुस्से से चिल्लाकर बोली, सुनाई नहीं दिया क्या कहा? इंट्रो दो अपना। वो सीनियर आरोही की आवाज सुनकर डर गया और डरते हुए आगे आया और अपने आसपास देखने लगा। वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। इनफैक्ट पूरा कॉलेज ही कैंपस में आ गया था और कुछ टीचर्स भी थे। आरोही उसको इधर उधर देखता देख बोली, क्या हुआ मिस्टर सीनियर? अब आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है? अभी थोड़ी देर पहले तो अपने जूनियर्स की रैगिंग करने में बड़ा प्राउड फील हो रहा था,
है ना? आरोही की बात सुनकर उस सीनियर ने अपनी नजरें झुका ली। बताओ क्या खौफ फैलाया है आरोही ने कि सीनियर्स तो सीनियर्स, टीचर्स तक डर गए। आरोही फिर से तेज आवाज में बोली, I said, give your intro। आरोही की आवाज सुनकर वो सीनियर डर गया और डरते हुए ही बोला, आरोही उसे बीच में ही रोकते हुए बोली, वेट। वो सीनियर रुक गया और आरोही की तरफ कंफ्यूजन में देखने लगा। आरोही ने एक नजर तनीषा की तरफ देखा और पीछे खड़े सीनियर्स में से एक लड़के को बुलाया। हेलो, व्हाइट टी शर्ट, मिस्टर सीनियर, यहाँ वहाँ का देख रहे हो? तुम्हें ही बुला रही हूँ, कम। वो लड़का आगे आया। आरोही ने उसे अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वो सीनियर डर कर बोला, जी जी। आरोही मुस्कुराकर बोली, गुड, जाओ और कैंटीन से आइस क्यूब्स लेकर आओ। वो लड़का आइस क्यूब्स लेने चला गया। आरोही फिर से उसी सीनियर की तरफ मुड़कर बोली, हाँ तो शुरू हो जाओ। सीनियर डरकर अटकते हुए बोला, कृतांश। आरोही हंसकर बोली, ये कैसा नाम हुआ भला? कृतांश। और आवाज को क्या हुआ, अब क्यों नहीं निकल रही? पहले तो बहुत अच्छी जुबान चल रही थी हमारी और बाकी सबकी रैगिंग करने में। अब आरोही बाकी सीनियर्स की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, अब हंसो? हंसी नहीं आ रही अब? हमारी बारी में तो बड़ी हंसी आ रही थी हमारा मजाक उड़ाने में। तब तक वो सीनियर आइस क्यूब्स लेकर आ गया। आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, नाम क्या है तुम्हारा? वो सीनियर आरोही की तरफ देखकर बोला, शिवम। आरोही उसे देखकर बोली, ठीक है जाओ। वो चला गया। आरोही आइस क्यूब्स का पैकेट निकिता को देते हुए बोली, ये लो निकी, ये तनु के फेस पर रब कर दो, इससे उसका दर्द कम होगा। निकिता ने आरोही के हाथ से वो पैकेट ले लिया और उसे तनीषा के फेस पर रब करने लगी। आरोही उन सीनियर्स की तरफ मुड़कर बोली, छोड़ो तुम लोगों को, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया है उसी से निपटा जाए। इतना बोल आरोही अपने हाथों को फोल्ड करके हल्के से मुस्कुराकर बोली, हाँ तो हमें कॉलेज से निकलवाने वाले, आगे आइए। प्रदीप आगे नहीं आया तो आरोही उसे देख तेज आवाज में बोली, मैंने कहा आगे आओ। प्रदीप आगे आया। आरोही उसके पास जाकर उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़कर बोली, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? जब भी क्लास में जाऊं या क्लास से बाहर आऊं तो तुमसे मिलकर और तुम्हें बताकर जाऊं? फिर पीछे होकर अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैं तुम्हें बताकर क्यों जाती? प्रदीप कुछ नहीं बोला, बस आरोही को घूरता रहा था। आरोही मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है कि कैसे एक लड़की ने, वो भी तुम्हारी जूनियर ने, जिसको कॉलेज आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, उसने तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत कर दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, जबकि तुम तो कॉलेज के मालिक हो? कहकर हंसने लगी। प्रदीप गुस्से से बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तू जानती नहीं है कि तू किससे उलझ रही है। आरोही हंसकर बोली, मैं किससे उलझी हूँ? प्रदीप शर्मा, एम आई राइट? सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। खैर मनाओ अपनी। प्रदीप गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोला, तुम। आरोही बीच में ही उसे चुप कराते हुए बोली, क्या मैं? हाँ, क्या कर लोगे तुम? प्रदीप गुस्से में आरोही पर हाथ उठाने ही वाला था कि आरोही ने उसका हाथ पकड़कर प्रदीप को घुमाकर हाथ उसकी पीठ से लगा दिया और उसके घुटनों के पीछे किक मारकर उसको जमीन पर घुटनों पर गिरा दिया। उसके बाद आरोही ने थोड़ा झुककर उसका हाथ जोर से मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से से बोली, ना 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 ना, ये करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। प्रदीप दर्द से कराहते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझसे उलझकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसकी बात सुनकर आरोही मुस्कुराकर बोली, पहले तुम मुझसे तो बच जाओ, उसके बाद मुझे छोड़ना। वैसे क्या कर लोगे तुम मेरा? एक बात कान खोलकर सुन लो, आरोही मेहरा किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं, खास कर तब जब मेरी गलती ना हो, समझे? तभी वहां एक जोरदार आवाज आई। क्या हो रहा है? सभी उस आवाज की तरफ देखने लगे और सभी हैरान हो गए, सिवाय आरोही, तनीषा, निकिता, कुणाल और ध्रुव को छोड़कर। वहां अभी सब खुश थे आरोही की वजह से, क्योंकि पहली बार कोई था जिसने प्रदीप को सबक सिखाया था, क्योंकि प्रदीप ने सबको बहुत परेशान किया था और कोई भी उसके फैमिली बैकग्राउंड के डर की वजह से कुछ कर भी नहीं पाता था। लेकिन आरोही ना तो उससे डरी, ना ही उसके फैमिली बैकग्राउंड से, और प्रदीप को अच्छा सबक भी सिखाया। अब सबको आरोही के लिए डर लग रहा था, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल काफी स्ट्रिक्ट हैं और वो कॉलेज में मारपीट करने वालों को बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देते हैं। सभी लोग वहाँ देखने लगे जहाँ से आवाज आई थी। आरोही भी प्रदीप को छोड़कर खड़ी होकर वहाँ देखने लगी, तो वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल खड़े थे और सभी की तरफ देख रहे थे। प्रिंसिपल सभी की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोले, क्या हो रहा है यहाँ?
और इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आप सभी ने? कोई कुछ नहीं बोला तो प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखने लगे और उसी की तरह बढ़ गए। आरोही भी प्रिंसिपल की तरफ ही देख रही थी। इधर कुणाल धीरे से ध्रुव से बोला, तुझे क्या लगता है अब क्या होगा? यहाँ तो ये खड़ूस आ गया, अब इसे सब पता चल जाएगा और ये पता नहीं क्या पनिशमेंट देगा बेचारी आरोही को। ध्रुव बीच में ही बोला, हाँ, जब इसने यहाँ सबके सामने अपने ही सीनियर को पीट डाला तो पनिशमेंट तो मिलेगी। किसने कहा था उससे मारपीट करने के लिए? ध्रुव की बात पर कुणाल चिढ़कर बोला। तुझे हर बार उसके अगेंस्ट ही क्यों होना होता है? ध्रुव मुस्कुराकर बोला। जब वो ऐसे काम ही करेगी तो मैं तो अगेंस्ट ही होऊंगा ही ना उसके। कुणाल चिढ़कर बोला। तू तो है नहीं दे, वो अगर कुछ ना भी करती तब भी तुझे उसके अगेंस्ट ही होना होता। ध्रुव ने उसे देख कहा। उसने ऐसा काम ही किया है, समझा? कुणाल ने भी उसे घूरते हुए कहा। ठीक है, तुझे जो सोचना है सोच, मुझे पता है उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर तू ये सब करता है तो सही होता, क्योंकि वो सीनियर तुझे परेशान कर रहे थे। उसने किया तो क्या जरूरत थी? और मुझे पता है वो उस खड़ूस से भी आराम से निपट लेगी। ध्रुव अपनी एक आईब्रो उठाकर बोला। अच्छा, तुझे इतना यकीन है? कुणाल प्राउड के साथ बोला। हाँ, मुझे यकीन है। ध्रुव मुस्कुराकर बोला। ओके, लेट्स सी। प्रिंसिपल धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ रहे थे। ये देख सभी लोग और भी डरने लगे थे, पर आरोही वैसे ही बिना डरे सीधे खड़ी रही और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जिसे बहुत ही कम लोग ही देख सकते थे, इनफैक्ट ना के बराबर ही। इधर प्रदीप ने जब प्रिंसिपल को आरोही की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो खुश हो गया और जमीन पर से कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होकर प्रिंसिपल को देखने लगा। वहीं जब तनीषा ने प्रिंसिपल को आरोही की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो थोड़े गुस्से से अपनी जगह पर से खड़ी हुई और आरोही की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वहीं रुक गई। प्रिंसिपल आरोही के पास आकर रुके और उसकी तरफ प्यार से देखकर बोले, आरोही बेटा। इतना बोलकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड हो गए और प्रदीप का तो हाल ही बेहाल हो गया। चैप्टर 13। प्रिंसिपल आरोही से अलग होकर खुशी से बोले, मेरी बच्ची, कितने टाइम बाद देख रहा हूँ आपको। आपको हमारी जरा भी याद नहीं आती? नहीं ही आती होगी, तभी तो आप हमसे मिलने नहीं आई। अगर हम यहाँ नहीं आते तो आप तो आज भी हमसे मिलने नहीं आती, है ना? आरोही मुस्कुराकर बोली, सॉरी अंकल। आरोही और प्रिंसिपल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग और ज्यादा हैरानी से उन्हें देख रहे थे। प्रिंसिपल, मेरी बच्ची, तुम मुझे तनु की तरह डैड भी बुला सकती हो, जैसे बचपन में बुलाया करती थी। आरोही मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं अंकल, आपको तो पता ही है कि पापा मुझे लेकर इतने ज्यादा पॉसेसिव हैं। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं किसी और को पापा कहूँ। वो तो मुझे बड़े पापा को भी पापा नहीं बोलने देते, तो आपको कैसे बोलूं? अगर उन्हें गलती से भी पता चल गया कि मैंने आपको पापा बोला था तो वो आपका क्या हाल करेंगे, ये मुझे क्या, आपको खुद नहीं पता होगा। इतना कहकर हंसने लगी। प्रिंसिपल मुंह बनाकर बोले, हाँ तो उसकी थोड़ी सी डांट ही तो सुननी पड़ेगी, तो सुन लूंगा। अब तो मेरी भी तो बच्ची हो। आरोही मुंह बनाकर बोली, हाँ, आपको थोड़ी सी डांटी सुननी पड़ेगी तो आप सुन लोगे। मेरा क्या, मुझसे तो बात तक नहीं करेंगे और कहेंगे अब क्यों बुला रहे हो मुझे पापा, जाकर उसे ही बुलाओ ना। और आप दोनों के बीच में मुझे नहीं पड़ना। प्रिंसिपल हंसकर बोले, ठीक है, समझ गया, नहीं बोलो मुझे पापा। अब खुश? आरोही भी मुस्कुराकर बोली, प्रिंसिपल उसे देख बोले, अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? और तुम्हारे पापा, वो भी मिलने नहीं आता? क्या वो मुझे भूल गया है? इतने टाइम से नहीं मिला। आरोही मुस्कुराकर बोली, सॉरी अंकल, मैं आ ही रही थी आपसे मिलने, लेकिन फिर। प्रिंसिपल हैरानी से बोले। फिर? प्रिंसिपल ने अब इधर उधर देखा और फिर प्रदीप को, जिसके दोनों गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। प्रिंसिपल शॉक्ड होकर आरोही की तरफ देखते हुए बोले, कहीं तुमने तो इसे नहीं पीट डाला ना? आरोही ने अपनी नजरें नीचे कर हाँ में सर हिला दिया। प्रिंसिपल हैरानी से बोले, तुम इसी वजह से मुझसे मिलने नहीं आ पाई थी? प्रदीप प्रिंसिपल को आरोही से अपने बारे में बातें करता देख बीच में ही बोल पड़ा, यस सर, ये इसी ने किया है। इसी ने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा, अपने सीनियर को। प्रिंसिपल एक नजर प्रदीप की तरफ देखकर आरोही से बोले, ये सब क्या है आरोही? आज तुम्हारा सेकंड डे है कॉलेज में और तुमने मारपीट शुरू कर दी। आरोही ने प्रदीप की तरफ घूर कर देखा और फिर अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, सॉरी सर, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। प्रिंसिपल आरोही को देखकर बोले, अच्छा ये बताओ मुझे, हुआ क्या था? जरूर कोई बात हुई होगी, तभी तुमने उसे मारा। आरोही उनकी तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल बीच में ही बोले, लेकिन क्या आरोही? आरोही उन्हें देखकर बोली, वो सब। प्रदीप बीच में ही बोल पड़ा, अरे सर, ये क्या बताएगी? इससे तो अपने सीनियर से बात तक करने की तमीज नहीं है। अब आप ही देखिए। अपने चेहरे की तरफ इशारा करके।
इसने मुझे यानी प्रदीप शर्मा को मारा, जबकि मैं तो उसका सीनियर हूँ। और देखिए, इससे तो अपनी गलती का पछतावा भी नहीं है। आरोही प्रदीप की तरफ देखकर गुस्से में बोली, हाँ, नहीं है पछतावा मुझे, ना ही कभी होगा, समझे तुम? फिर प्रिंसिपल की तरफ मुड़कर बोली, आई एम सॉरी सर, इस बात के लिए नहीं कि मैंने इसे मारा, बल्कि इस बात के लिए कि मैंने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए। और मुझे इसको मारने का कोई पछतावा नहीं है। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी फैमिली या फ्रेंड्स को कुछ भी कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने तो मेरी जान, मेरी तनु पर हाथ तक उठाया, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती? ये कैसे नहीं पटता मुझसे। अगर अभी आप नहीं आते तो ये अभी और भी पिटता मुझसे। प्रिंसिपल चौंक कर बोले, क्या? इसने हाथ उठाया? कहाँ है वो? आरोही तनिषा की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वहाँ है। प्रिंसिपल ने मुड़ के देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। वो धीरे धीरे तनिषा की तरफ बढ़ने लगे। तनिषा भी प्रिंसिपल की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। प्रिंसिपल तनिषा के सामने जाकर खड़े हो गए और उसकी गालों पर पड़े हुए निशानों को देखकर उनकी आंखों से आंसू गिर गए। वो तनिषा की तरफ देखकर उसके सामने हाथ जोड़ने के लिए अपने हाथ उठाते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। तनिषा उनके हाथ को बीच में ही रोकते हुए बोली, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? प्रिंसिपल उसे देखकर बोले, मैं आज के लिए नहीं, पहले के लिए माफी मांग रहा हूँ। मुझे बचपन में तुम दोनों पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मेरी एक गलती की वजह से मैंने सभी अपनों को खो दिया। तनिषा उन्हें देखने लगी। उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। प्रिंसिपल आगे बोले, कितने टाइम बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अपने पापा से इतनी भी क्या नाराजगी कि तुम भी मुझे छोड़कर चली गई? तनिषा रोते हुए बोली, मुझे रियलाइज हो गया है कि उस टाइम जितनी आपकी गलती थी उतनी मेरी भी थी। हमें इस तरह आपके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था। आज प्रदीप की हरकत से मुझे एहसास हुआ कि हमारी ऐसी हरकत से दूसरों को कितना बुरा लगता होगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई मीन सर, आई एम सो सॉरी। उन दोनों को देखते हुए आरोही और निकिता की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। प्रिंसिपल उदास होकर बोले, क्या तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया? तनिषा एकदम से बोली, नो सर, मैं क्यों आपको माफ नहीं करूंगी? आपने तो कुछ गलत किया भी नहीं था। सारी गलती तो मेरी ही थी। फिर भी मैं आपसे इतने टाइम तक नाराज रही, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, लेकिन मैं तो तुमसे कभी नाराज था ही नहीं, तो तुम्हें माफ क्यों करूंगा? बल्कि तुम तीनों ही मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए थे। तनिषा अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, अगर मुझे आपको छोड़कर जाना ही होता तो उन दोनों के साथ ही न चली जाती। मैं आपसे नाराज होकर इसीलिए गई थी क्योंकि इतने सालों बाद भी आपने कोई कोशिश क्यों नहीं की उन्हें वापस हमारे पास लाने की। प्रिंसिपल उसकी बात को इग्नोर करके तनिषा की तरफ देखकर बोले, लगता तो नहीं कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर माफ कर दिया होता तो तुम मुझे ये सजा आज भी नहीं देती। तनिषा एकदम से बोली, कौन सी सजा सर? प्रिंसिपल एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोले, यही जो तुम मुझे बार बार सर बुला के दे रही हो। तुम्हें पता है, मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारे मुंह से वो एक स्पेशल वर्ड सुनने के लिए, जिसे सुनकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। अगर तुमने मुझे सच में माफ कर दिया होता तो तुम मुझे बार बार सर कहकर नहीं बुलाती, बल्कि उसी स्पेशल वर्ड से बुलाती। तनिषा उन्हें देखने लगी और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, डैडा। प्रिंसिपल नम आंखों से बोले, क्या कहा तुमने? एक बार और कहो ना। तनिषा नम आंखों के साथ मुस्कुराकर बोली, आई एम सॉरी डैडा। इतना कहकर उनके गले लग गई। प्रिंसिपल भी उसको गले लगाते हुए बोले, आई एम सॉरी टू। मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। तनिषा उनसे अलग होकर बोली, अब आप मुझसे और माफी मत मांगिए डैड, वरना मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करूंगी, जबकि सारी गलती तो मेरी ही थी। मैं ही समझ नहीं पाई थी आपको। अगर समझ जाती तो इतने टाइम तक बेवजह नाराज रहकर टाइम वेस्ट ना करती और हम दोनों ही मिलकर कोशिश करते उन्हें वापस लाने की। प्रिंसिपल उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोले, गलती मेरी भी थी कि मैंने तुम लोगों को समझाने के बजाय इतना डांटा था और तुम्हारे भाई पर हाथ उठाया था। गलती तो मेरी ही है। मैं तुम दोनों को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता था और मेरी वजह से तुम्हें अपने भाई और अपनी माँ से अलग होना। आई एम सॉरी। आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। तनिषा उन्हें देखकर नम आंखों से बोली, मुझे पूरा यकीन है जब उसको आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा
तो वो भी आपको माफ जरूर कर देगा, और मम्मा भी। और उनसे अलग होने का फैसला मेरा था, क्योंकि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी आपको अकेला छोड़ दिया। मैं प्रॉमिस करती हूँ भाई और मॉम को वापस लेकर आऊंगी। प्रिंसिपल मुस्कुराकर बोले। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए यहाँ थी, यही काफी था। दोनों मुस्कुराने लगे। आरोही उनके पास आते हुए बोली, आप दोनों मिल गए तो मुझे ही भूल गए, दिस इज नॉट फेयर। निकिता भी उनके पास आ गई। वहां खड़े सभी लोग अब और ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, ये जानकर कि प्रिंसिपल तनीषा के पापा हैं। लेकिन उन दोनों की बात सुनकर सब ये समझ चुके थे कि जरूर उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी थी, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। लेकिन अब उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई। और हाँ, उन दोनों की पूरी बातें किसी को भी नहीं सुनाई दी, क्योंकि वो लोग काफी धीरे बातें कर रहे थे। कुछ कुछ बातें ही उन्हें समझ में आई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि तनीषा और उसके पापा के बीच जो भी गलतफहमी थी, वो सामने तब आएगी जब तनीषा का भाई आएगा, और अभी उसे आने में काफी टाइम है। जब वो आएगा तब ये भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ था जिस वजह से तनीषा की माँ और भाई उन दोनों को छोड़कर चले गए थे। ये सब आपको आगे पता चल जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ कि तनीषा अपने पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन उनसे बात नहीं करती थी और ज्यादातर उनके सामने भी नहीं आती थी। और अभी कुछ दिन पहले वो उनसे नाराज होकर आरोही के घर पर रहने आ गई थी। वहीं प्रदीप का तो काटो तो खून नहीं जैसा हाल हो गया था। वो तनीषा को हैरानी से देखने लगा। अब उसे डर लगने लगा था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसके ऊपर उसने हाथ उठाया वो प्रिंसिपल की बेटी निकलेगी। अब प्रिंसिपल क्या हाल करेगा मेरा? कहीं उसने डैड को बुला लिया तो? ये सब सोच सोच कर प्रदीप बहुत बुरी तरह से डरने लगा था। कुणाल, जो अभी तक तो खुश हो रहा था कि प्रिंसिपल आरोही के रिलेटिव निकले, इससे आरोही को पनिशमेंट तो कम मिलेगी, लेकिन जब उसने तनिषा के मुंह से प्रिंसिपल को लिए डैड सुना, तो उसको तो जैसे 440 वोल्ट का झटका ही लगा हो। कुणाल अपने मन में बोला, अब तो तू गया कुणाल बेटा। अभी तक तो तेरी लव स्टोरी भी शुरू नहीं हुई और विलन पहले से ही तैयार है। इस खड़ूस प्रिंसिपल को ही तनीषा के डैड होना था। बेटा कुणाल, अब तो तुझे अपने ससुर जी के सामने अपनी अच्छी इमेज ही बनाना पड़ेगा, वरना तेरा घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। वहीं ध्रुव को तो जैसे इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस शांति से वहीं खड़े होकर प्रदीप को पनिशमेंट मिलते हुए देखना चाहता था। इधर आरोही की बात सुनकर प्रिंसिपल बोले, अरे हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तनीषा आरोही को चिढ़ाते हुए बोली, लेकिन मैं तो भूल गई। आरोही मुंह बनाकर बोली, क्यों? तनीषा प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे मेरे डैड वापस मिले हैं, तो तुम्हें मैं क्यों ना भूलूं, बताओ मुझे। और वैसे भी ये सब तो तुम्हारा ही किया खरा है। आरोही एक्टिंग करते हुए निकिता से बोली, यार दिस इज नॉट डन। देखना निक्की, इसे अपने पापा मिल गए तो ये हमें ही भूल गए। चल हम लोग चलते हैं, इससे तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर तनीषा की तरह झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोली, जा तनु, जी ले अपनी जिंदगी, तू भी क्या याद रखेगी, तेरी दोस्त का दिल कितना बड़ा है। उसकी एक्टिंग देख तनीषा मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ ठीक है। प्रिंसिपल उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए बोले, अच्छा ठीक है, ये सब बातें बाद में, अभी हम कॉलेज में हैं और मुझे अभी ये सब हैंडल करना है। प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखते हुए बोले, मैं समझ गया आरोही, तुमने प्रदीप को क्यों मारा है, लेकिन ये कॉलेज है, यहाँ के भी कुछ रूल्स होते हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, और तुमने जो किया है वो रूल्स के अगेंस्ट था। तुम प्रदीप की कंप्लेंट कर देती टीचर्स से या मुझे बता देती, लेकिन तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, खासकर तब जब वो तुम्हारा सीनियर है। आरोही प्रदीप को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन उस टाइम जब इसने तनु पर हाथ उठाया मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, तो मैंने गुस्से में इसे मारा। और मुझे नहीं लगता ये टीचर या आपकी बात मानने वालों में से है, क्योंकि अगर ये बात मानने वालों में से होता तो कॉलेज के इतने स्ट्रिक्ट रूल होते हुए भी ये अपने जूनियर्स की रैगिंग नहीं करता। मुझे पता है मैंने गलती की है, तो मैं पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ एक आवाज आई, उसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। चैप्टर 14। अचानक आई इस आवाज को सुन सभी चौंक गए। कौन है जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा सकता है? सभी उस तरफ देखने लगे तो वहाँ ब्लैक बिजनेस शूट पहने 47-48 की एज का एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी चलकर प्रिंसिपल की तरफ आने लगा। जहां सभी उस आदमी को देखकर कंफ्यूज थे, वहीं आरोही के फेस पर एक स्माइल आ गई। प्रदीप की तो डर से हालत ही खराब हो गई और ध्रुव कुणाल हैरान हो गए। ध्रुव मन में बोला, मैंने तो सोचा था इसका ये इमीडिएट रिएक्शन है, इसने ऐसी अपने दोस्त पर हाथ उठाने की वजह से गुस्से में प्रदीप को पीट डाला, लेकिन यहाँ तो फुल प्रूफ प्लानिंग लग रही है बॉस। नॉट बैड मिस आरोही।
सोचकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुणाल के दिमाग में भी कुछ इसी तरह की बातें चल रही थी। इधर वो आदमी प्रिंसिपल के पास आ गया। उसने एक नजर प्रदीप को गुस्से से घूरा और प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोले, मुझे माफ कर दो अजय, मेरी वजह से तुम इस नालायक को सजा नहीं दे पाते थे और ये यहाँ सबको मेरे नाम और पैसे के दम पर परेशान करता था। प्रिंसिपल उन्हें देख हैरानी से बोले, अरे नहीं अग्रदीप, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? आई गेस आप लोगों ने सोच लिया होगा ये इंसान कौन है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये अग्रदीप शर्मा, प्रदीप के डैड, जो प्रिंसिपल के अच्छे दोस्त भी है। अग्रदीप शर्मिंदगी से बोले, नहीं, गलती मेरी है जो मैंने इसे इतनी छूट दे दी कि यहाँ सबको परेशान करने लगा, सबको डराने लगा और मेरी वजह से कोई इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता था। और तू भी हमारी दोस्ती की वजह से इसे कड़ी सजा नहीं देता था, है ना? तो क्यों ऐसा करता था? हाँ, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि सब कुछ अलग है और हमारी दोस्ती अलग है। प्रिंसिपल उन्हें देखकर बोलने की कोशिश करते हुए अग्रदीप बीच में ही बोल पड़े, कुछ मत बोल, अब मुझे सब पता चल चुका है। प्रदीप की तरफ मुड़कर गुस्से में बोले, मैं ही इस नालायक पर कुछ ज्यादा ही यकीन करता था, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी, लेकिन अब नहीं, अब मुझे जो करना है इसके साथ मैं ही करूंगा। प्रिंसिपल अब कुछ नहीं बोले और प्रदीप को देखने लगे। अग्रदीप आरोही की तरफ देखकर बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, इन सब में मेरी ही गलती है कि ये इतना बिगड़ गया। अगर मैंने इसकी गलतियों को माफ ना करके इसको सजा दी होती तो आज ये इतना बिगड़ा ना होता। आरोही उन्हें देखकर बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है अंकल। फिर अग्रदीप तनीषा की तरफ देखकर बोले, अभी मुझे माफ कर दो बेटा। फिर वो प्रदीप की तरफ गुस्से से देखकर तनीषा से दोबारा बोले, इसने आप पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी बेटा, अगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। तनीषा उन्हें देखकर बोली, अरे नहीं नहीं अंकल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इन सब में आपकी गलती थोड़ी ना है। आप तो बस प्रदीप से प्यार करते थे और इसी वजह से आप उस पर इतना ट्रस्ट करते थे, इसीलिए ही तो आपने उसे इतनी फ्रीडम दे दी थी। लेकिन प्रदीप ने ही इस फ्रीडम का गलत फायदा उठाया है, तो इसमें आपकी गलती कैसे हुई? और रही बात प्रदीप ने मुझ पर हाथ उठाया, तो ये बात थोड़ी सी गलत है, क्योंकि वो मुझ पर हाथ उठाने वाला ही था। लेकिन मेरी आरू के रहते मुझ पर कोई हाथ उठा सकता है क्या? उसकी इस बात पर सब मुस्कुरा दिए। अब अग्रदीप प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोले, अजय, तुम मुझे इसका टीसी दे दो। अब मुझे पता है इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है। प्रिंसिपल उनकी बात सुनकर बोले, हम ये सब बातें मेरे ऑफिस में चलकर करेंगे। फिर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर बोले, आप सभी अपनी अपनी क्लास में जाइए, आप सबकी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। अब प्रिंसिपल प्रदीप और उसके दोस्तों की तरफ मुड़कर बोले, आप सब मेरे ऑफिस में चलिए और आरोही आप भी चलो। तनीषा, निकिता, आप दोनों क्लास में जाइए। कहकर अग्रदीप को अपने साथ लेकर ऑफिस की ओर चले गए। उनके पीछे बाकी लोग भी चले गए और बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करते हुए अपनी अपनी क्लास में चले गए। ध्रुव और कुनार भी अपनी क्लास में जाकर बैठ गए, तनीषा और निकिता भी, और कुछ ही देर में उनका पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया। आरोही के वहां ना होने की वजह से तनीषा और निकिता दोनों का ही अपनी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वो दोनों ही बार बार क्लासरूम के बाहर देख रही थी। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं प्रिंसिपल आरोही को कोई पनिशमेंट ना दे दे। वही कुणाल के भी मन में यही सब चल रहा था, लेकिन हमारे हीरो उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, और वो क्या था ये तो बस वो ही जानते थे। खैर, यही सोचते हुए पहला लेक्चर खत्म हो गया। क्लास खत्म होते ही तनीषा और निकिता आरोही के पास जाने के लिए निकले ही वाली थी, तब तक आरोही खुद ही उनके पास आ गई। आरोही को क्लास में आते देख सभी लोग आरोही की तरफ देखने लगे। निकिता और तनीषा तो भागकर आरोही के गले लग गईं। आरोही ने भी उनको हक कर लिया। अब वो दोनों उससे अलग हुई। तो तनीषा ने तुरंत पूछा, आरू तू ठीक तो है? सर ने तुझे कोई पनिशमेंट तो नहीं दी ना? ध्रुव और कुणाल के साथ पूरी क्लास आरोही को क्यूरियसली देखने लगी थी। निकिता भी आरोही से पूछते हुए बोली, हाँ बताना आरू, तू चुप क्यों है, कुछ तो बोल। आरोही दोनों को परेशान देख मुस्कुरा कर बोली, रिलैक्स यार, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली, बल्कि पनिशमेंट तो उस प्रदीप को मिली है, वो भी अच्छी वाली। इतना बोल मुस्कुराने लगी। तनीषा उसको गहरी नजरों से देखकर बोली, तू सच कह रही है ना कि तुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिली है? कहीं तो ये सब इसीलिए तो नहीं बोल रही है कि मैं फिर से डैड को गलत ना समझने लगूं? बोल। आरोही तनीषा की तरफ देख थोड़ी कड़क आवाज में बोली, ये तो क्या बोल रही है?
मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और अगर मुझे पनिशमेंट मिली भी होती तो क्या गलत था? मैंने गलती की है तो मुझे पनिशमेंट तो मिलनी ही थी। इसमें तेरी अंकल को गलत समझने या ना समझने वाली बात कहाँ से आ गई? तनीषा मुंह बनाते हुए बोली। अरे तो नाराज क्यों हो रही है? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस तेरी टेंशन हो रही थी कि कहीं तुझे ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ना मिली हो। आरोही हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। नहीं हो रही तुझसे नाराज। आरोही तनीषा के चेहरे की तरफ देखकर बोली। आई एम सॉरी तनु, मेरी वजह से तुझे ये चोट लगी। तनीषा हैरानी से बोली, ये चोट तेरी वजह से कैसे लगी? आरोही उदास होकर बोली, मेरी ही वजह से तो लगी। ना मैं तुझे जानबूझकर प्रदीप को उकसाने को कहती और ना तू उसे उकसाती और ना ही वो तुझे हर्ट करता। तनीषा मुस्कुराकर बोली, नहीं आरू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर हम वो सब नहीं करते तो प्रदीप की सच्चाई शर्मा अंकल के सामने कैसे लाते? उन्हें जो घमंड था अपने बेटे पर, वो कैसे तोड़ते? निकिता हैरानी से दोनों को देखकर बोली, मुझे ये बताओ कि तूने ये प्लान बनाया कब? कल जब पूछा था तो कहा था काम हो जाने के बाद बताएंगे, अब बताना। आरोही उसे शांत करते हुए बोली, अरे पहले सांस तो ले लेने दो, फिर सब बताती हूँ। चल अभी कैंटीन चलते हैं, वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में टाइम है और खड़े रहते रहते मेरे पैर भी दर्द करने लगे, तो वहीं तुम दोनों के सब बता भी दूंगी, ओके? तनीषा और निकिता एक साथ बोली, ओके। फिर वो तीनों कैंटीन चली गई। इधर ध्रुव और कुणाल आगे की डेस्क पर ही बैठे हुए थे तो उनकी सारी बातें सुन पा रहे थे। उन तीनों की बातों से वो भी क्यूरियस हो गए थे आरोही का प्लान जानने के लिए। खासकर कुणाल, उसे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इन लड़कियों में। ध्रुव मन में बोला, मुझे लगा ही था कि ये प्लान है, अब कंफर्म भी हो गया। पर आखिर प्लान क्या होगा? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ इन लोगों में? इन सब से मुझे क्या मतलब? सोचते हुए ध्रुव ने अपना ध्यान बुक्स पर लगा लिया। यहाँ तो ध्रुव अपने एटीट्यूड के चलते जाने से रहे कैंटीन में उनके पीछे, लेकिन हमारे कुणाल बाबू थोड़ी ना ऐसे ठहरे। कुणाल ध्रुव से बोला, ध्रुव चलना, पता लगाते हैं कि क्या प्लान था मिस वंडरगर्ल का। कुणाल की बात सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला, किसका? कुणाल उसे देख दोबारा बोला, मिस वंडरगर्ल का? अरे आरोही का। ध्रुव उसे घूरते हुए बोला, तूने उसका नेम भी रख दिया? ध्रुव उसकी बात सुन कुछ सोचने लगा। एक तरफ तो वो भी जानना चाहता था उनका प्लान, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए जानबूझकर चिढ़ते हुए बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब फालतू की बातें जानने में। मैं नहीं जा रहा कहीं, और तू भी चुपचाप बैठकर पढ़। और अगर ज्यादा ही इंटरेस्ट है तुझे जानने में तो खुद ही चला जा, मैं कहीं नहीं जा रहा। ध्रुव की बात सुन कुणाल उसे देखने लगा, लेकिन वो भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी जिद पकड़ ली और इस बार ध्रुव को न चाहते हुए भी कुणाल की ये जिद माननी पड़ी और कुणाल ने ध्रुव को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया और वो दोनों भी अपने डेस्क से बैग उठाकर कैंटीन की तरफ चले गए। चैप्टर 15। इधर जब कुणाल और ध्रुव कैंटीन आए तो उन्हें कोने की टेबल पर तनीषा, आरोही और निकिता बैठी हुई दिखी। तो कुणाल ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे उन तीनों के ही पीछे वाली टेबल पर ले गया और वहीं बैठ गया और ध्रुव को भी बैठने का इशारा किया तो ध्रुव भी चुपचाप बैठ गया। कुणाल बैठा तो अपनी सीट पर था, पर उसके कान उस सीट पर लगे हुए थे जिस पर वो तीनों बैठी हुई थी और ध्रुव, जिसको इन सब से ज्यादा कोई मतलब नहीं था, वो अपने मोबाइल में बिजी हो गया, जबकि कुणाल पूरे ध्यान से उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। वहीं आरोही, तनीषा और निकिता तीनों ही इन सब से बेखबर कि कोई उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, अपनी ही बातों में लगी हुई थी। तनीषा आरोही की तरफ देखते हुए बोली, लो आ गए हम कैंटीन में, अब बता तूने ये सब प्लान कब बनाया? और तेरा प्लान ये भी था ना कि मेरे और डैड के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और मुझे अपनी गलती का एहसास हो। आरोही तनीषा की इस बात पर कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती ही रही। तनीषा उसे चुप देख दोबारा बोली, बोल ना आरू, मुझे सब सच सच जानना है। आरोही ने अब उसे देखकर कहा, हाँ था ये मेरा प्लान, क्योंकि मैं सच में चाहती थी कि तुझे अपनी गलती रियलाइज हो, क्योंकि मैं जब भी तुझे समझाने की कोशिश करती थी तो हमेशा वहां से चली जाती थी या मुझसे बात ही नहीं करती थी। मैं तुझे तेरी गलती समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि अंकल ने जो भी किया था वो गलत था, लेकिन उसमें सारी गलती उनकी ही नहीं थी, बल्कि तेरी भी उतनी ही गलती थी। मैं जानती हूँ तुम दोनों की गलती की वजह से अगर कोई सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है तो वो एक इंसान है जो कि तेरा भाई है, जिसे बिना बात की सजा मिली।
तो नाराज रहने का हक भी तो सिर्फ उसका ही होना चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो मैंने देखा है अंकल को तुझे याद करते हुए। वो तुझसे बात करने के लिए कितना तरसते हैं। वो तुम दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तू तो मान ही नहीं रही थी। और मैं भी तुझसे कुछ कहती तो तुझे लगता कि मैं अंकल की साइड ले रही हूँ। और तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? जितना अंकल तुझे मिस करते थे उतना तू भी उन्हें मिस करती थी। तुझे लगा कि तू अपनी फीलिंग्स मुझसे छिपा लेगी। तेरा चेहरा देख के बता सकती हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है। तू जानती है ना कि मैं तुझे तुझसे भी ज्यादा अच्छे से समझती हूँ। मैं ना ऐसा ही कुछ बहुत पहले ही करना चाहती थी, जिससे तुझे ये रियलाइज हो कि गलती अंकल की ही नहीं बल्कि तेरी भी गलती थी। बट कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, लेकिन आज मिला था तो सोचा यही सही टाइम है। अब मैं तुझे खुद को और अंकल को और सजा नहीं देने दूंगी। मैं बस ऐसे ही मौके की तलाश में थी। जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने ये प्लान बनाया जिससे एक साथ दो काम हो जाए। तनीषा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो चुपचाप अपना सिर झुकाए आरोही के बात सुन रही थी। आरोही भी अब उसे कुछ नहीं बोली। वो चाहती थी कि तनीषा को अपनी गलती रियलाइज हो, साथ ही उसे ये भी एहसास हो कि उसने अपने पापा को कितना हर्ट किया है और वो खुद ही अपनी गलती सुधारे। निकिता कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन आरोही, तुझे प्रदीप के बारे में पता कैसे चला और तूने ये सब करने का प्लान कब बनाया? आरोही मुस्कुराकर निकिता के सवाल का जवाब देते हुए बोली, तुझे क्या लगता है निक्की कि मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने उसके बारे में कुछ भी पता नहीं किया होगा? निकिता भी मुस्कुराकर बोली, हाँ पता है, तूने तो पहले ही सब पता कर लिया होगा, लेकिन मुझे भी तो बता। आरोही की ये वाली बात सुनकर ध्रुव, जो कि अपने में ही बिजी था, वो चौंक गया और कुणाल हैरान होकर ध्रुव की तरफ देखने लगा। कुणाल ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, तू हमेशा कहता रहता था ना कि तू एक ही है, तेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन मुझे आरोही को देख हमेशा यही फील होता है कि तुम दोनों ही एक जैसे हो। वो तेरी ही कॉपी है या तू? उसकी दोनों का ही गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर कुछ डिफरेंस है तुम दोनों में तो वो ये है कि वो जितनी स्वीट है तो उतना ही बेटर, वो जितनी प्यारी है तो उतना ही नेकचढ़ा। कुणाल की बात सुनकर ध्रुव उससे गुस्से से घूरने लगा तो कुणाल चुप हो गया। आरोही दोबारा बोली, मैंने ना पहले से ही सब कुछ पता कर लिया था। मुझे पहले से ही पता था कि ये प्रदीप एक बिगड़ैल लड़का है जो कॉलेज में सबको परेशान करता है। जब पहले ये जूनियर हुआ करता था तब ये सबको परेशान करता था, अब तो सीनियर बन गया तो ये जूनियर की रैगिंग कैसे नहीं करता। आरोही की ये वाली बात सुनकर कुणाल फिर हैरानी से ध्रुव को देखने लगा। वही ध्रुव का फेस भी अजीब हो गया, जैसे वो कुछ कहने लायक ही नहीं बचा हो। आरोही अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, लेकिन कल जब कॉलेज के पहले दिन इसने जूनियर की रैगिंग नहीं की तो मुझे लगा शायद ये नहीं करेगा जूनियर्स की रैगिंग। लेकिन कल छुट्टी के टाइम तुझे याद है मैं तुम दोनों से कह कर गई थी, तुम लोग चलो मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। निकिता कुछ सोचकर बोली, हाँ तो? आरोही मुस्कुराकर बोली, मैं ना कल अंकल से मिलने उनके ऑफिस में गई थी। तुम दोनों को इसीलिए नहीं बताया था कि तनु मुझसे नाराज ना हो जाए। निकिता हैरानी से बोली, तो तुझे ऑफिस में ऐसा क्या पता चला कि तूने प्लान बना लिया? फ्लैशबैक। आरोही तनीषा और निकिता को पार्किंग में इंतजार करने का बोल प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। वो ऑफिस के सामने पहुंचकर डोर नॉक करने ही वाली थी, तभी उसे अंदर से आवाज सुनाई दी तो वो वहीं रुक गई। अंदर से प्रिंसिपल की परेशानी भरी आवाज आई। वो किसी से फोन पर बात करके कह रहे थे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसकी कितनी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, मैंने उसे कितनी बार वार्न भी किया है, लेकिन वो समझता ही नहीं है और मैं मजबूर हूं, उसे ज्यादा कड़ी सजा भी नहीं दे सकता। और अग्रदीप तो अपने बेटे पर आंख बंद करके भरोसा करता है। उसे कुछ भी कहो तो वो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं करता। उसे लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हो जाती होगी। आज तो सीनियर्स के कुछ प्रैक्टिकल थे तो आज जूनियर्स की रैगिंग नहीं कर पाया वो, लेकिन मुझे पता है वो कल जरूर करेगा। क्या करूं मैं प्रदीप का? अगर मुझे उसे कॉलेज से निकालने का मौका मिला ना तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। तंग आ चुका हूं मैं उसकी हरकतों से। आरोही प्रिंसिपल की बात सुनकर हैरान हो गई और फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो फिर बिना प्रिंसिपल से मिले ही वापस चली गई और पार्किंग में पहुंची, जहां पहले से ही तनीषा और निकिता उसी का वेट कर रही थी। तनीषा उसे आते देख बोली, कहाँ गई थी आरू? आरोही उनको देख मुस्कुराकर बोली, पहले घर चलते हैं फिर सब बताऊंगी। इतना कहकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई।
तनीषा और निकिता भी कार में आकर बैठ गईं और वो तीनों आरोही के घर की तरफ निकल गईं। आरोही का घर काफी बड़ा था, एक बड़ा सा वाइट बंगला, बाहर एक बड़ा सा स्टील का पासवर्ड वाला गेट, वहां पर 2 वॉचमैन, उस बड़े से गेट से होकर बड़ा सा बगीचा, उसके बीचों बीच बड़ा सा वाटर फाउंटेन, बड़े से गेट से होकर 2 रास्ते और सामने बड़ा सा बंगला वाइट कलर का। आरोही ने बड़े से गेट से होकर कार बंगले के सामने रोकी। कार से बाहर निकलकर कार की वहीं खड़े गार्ड्स को देकर अंदर चली गई। तनीषा और निकिता भी अंदर आ गईं। आरोही जब अंदर आई तो उसे हॉल में ही सोफे पर उसके पापा बैठे हुए दिखाई दिए। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने भागकर उन्हें पीछे से हग कर लिया। तनीषा और निकिता भी अंदर आ चुकी थी। आरोही ने अपने पापा को हग किए हुए प्यार से पूछा, पापा आप आज ऑफिस नहीं गए? देव मेहरा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने बगल में बिठाते हुए बोले, नहीं, क्योंकि हम आज अपनी प्रिंसेस की कॉलेज से वापस आने के बाद की खुशी देखना चाहते थे और उससे उसका पहला दिन कैसा रहा कॉलेज में ये भी तो पता करना था। तनीषा और निकिता भी आकर उन्हीं के पास सोफे पर बैठ गई। देव मेहरा मुस्कुराकर बोले, तो कैसा रहा आज आप लोगों का पहला दिन कॉलेज में? आरोही ने मुस्कुराकर तनीषा और निकिता की तरफ देखा और अपने पापा से बोली, मेरा तो आज पहला दिन बहुत अच्छा रहा, इनका आप इन्हीं दोनों से पूछ लीजिए। तनीषा और निकिता भी मुस्कुराकर बोली, हमारा भी अच्छा रहा। देव मेहरा मुस्कुराकर बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, और कोई परेशानी तो नहीं है ना आप लोगों को? तीनों एक साथ बोली, नहीं। देव मेहरा मुस्कुरा दिए। तभी वहां सोनाक्षी मेहरा, आरोही की माँ, आई। सोनाक्षी जी सबको देखकर बोली, आ गए तुम लोग, चलो जाकर अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ, आकर खा लो, वरना ऐसे तो तुम लोगों की बातें ही खत्म नहीं होगी और खाने का भी होश नहीं रहेगा। आरोही मुस्कुराकर उनके पास आई और उन्हें पीछे से हग करके बोली, तो क्या हुआ मम्मा, आप हो ना याद दिलाने के लिए? कहते हुए उनके गाल पर किस कर लिया। सोनाक्षी जी मुस्कुराकर बोली, अच्छा। आरोही भी मुस्कुराकर बोली, हाँ बिल्कुल। सोनाक्षी जी ने फिर कहा, अच्छा ठीक है, ये मक्खनबाजी बाद में, अभी जाकर जल्दी से चेंज करके आ जाओ। सभी बैठे उन दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। देव मेहरा मुस्कुराकर बोले, हाँ जाइए बच्चों। आरोही मुस्कुराकर बोली, ओके पापा, कहकर वहां से अपने रूम में चली गई। निकिता भी मुस्कुराकर अपने रूम में चली गई और तनीषा भी आरोही के रूम में। थोड़ी देर बाद तीनों चेंज करके डाइनिंग हॉल में आ गई। वहां पहले से ही देव मेहरा बैठे हुए उन्हीं तीनों का इंतजार कर रहे थे। आरोही उनके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, पापा आपने अभी तक लंच क्यों नहीं किया? सोनाक्षी जी किचन से नौकरों के साथ आते हुए बोली, तुझे नहीं पता, तुम्हारे दोनों के पापा तुम्हारे बिना खाना भी खाते हैं। देव मेहरा ने मुंह बना के कहा, क्या आप भी जब देखो तब मेरी बेटी से मेरी शिकायत करती रहती हैं। उनकी बात सुन तनीषा और निकिता दोनों ही हंसने लगी। आरोही थोड़े गुस्से से बोली, क्या गलत करती हैं मम्मा, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप खाना टाइम पर खाया कीजिए, फिर भी आप नहीं खाते। देव मेहरा थोड़े गुस्से से सोनाक्षी जी को घूरने लगे। सोनाक्षी जी उन्हें घूरते देख खुद भी उन्हें घूरते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रहे? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आरू को बता दूंगी। तभी वहां आरोही की बड़ी माँ शालिनी मेहरा आ गई थी। उनकी बात पर वो भी बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब आरोही अपने ससुराल चली जाएगी तब क्या होगा मेरे देवर जी का। उनकी इस बात पर देव मेहरा के चेहरे पर नकली गुस्से की जगह हल्की उदासी आ गई, लेकिन उन्होंने वो जल्द ही छुपा लिया। वही आरोही के चेहरे पर भी परेशानी आ गई। वो उदास होकर बोली, तो किसने कहा कि मैं शादी करूंगी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मैं तो हमेशा अपने पापा के पास रहूंगी। कहते हुए इसने अपने पापा को साइड से हक कर लिया। उसकी इस बात पर सभी मुस्कुरा दिया। शालिनी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ ठीक, तुम हमेशा अपने पापा के पास ही रहना, अब ठीक है, अभी खाना तो खा लो। आरोही मुस्कुराकर उनके पास जाकर उन्हें भी हक करके और गाल पर किस करके बोली, हाँ थैंक यू बड़ी माँ। इतना कहकर चेयर पर बैठ गई और खाना खाने लगी। वही शालिनी जी निकिता और तनीषा से बोली, तुम लोग इतना कम क्यों खा रही हो, और खाओ, पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को जो खाना ही नहीं खाते। निकिता और तनीषा एक साथ बोली, अरे नहीं बड़ी माँ, हम कहाँ कम खा रहे हैं, वो ना हमने कॉलेज कैंटीन में खा लिया था तो ज्यादा भूख नहीं है। सोनाक्षी जी उन्हें देखकर बोली, अरे ऐसे कैसे, अभी तुम लोगों ने गाजर का हलवा खाया ही नहीं जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया था। तनीषा मुस्कुराकर बोली, आंटी खाऊंगी ना, बस थोड़ा सा प्लीज। सोनाक्षी जी भी मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, और निक्की तू तो खाएगी ना, तेरा तो फेवरेट है, मैंने ये स्पेशली तेरे लिए बनाया है। निकिता मुस्कुराकर बोली,
हाँ माँ, जरूर खाऊंगी, ये मेरा फेवरेट है तो क्यों नहीं खाऊंगी। उसकी इस बात पर सभी मुस्कुरा दिए। देव मेहरा निकिता से बोले, खाओ बेटा, आपकी माँ बस आपको ही खिलाएंगी, हम तो जैसे यहाँ है ही नहीं। निकिता मुस्कुराकर बोली, पापा आप भी ना। आरोही मुंह बनाकर बोली, क्या आप भी ना? सही तो कहा है पापा ने, माँ तुझसे ही तो सबसे ज्यादा प्यार करती है, तभी तो मुझे और पापा को एक बार पूछा तक नहीं हलवे के लिए। निकिता हंसते हुए बोली, क्या आप लोग भी? सब लोगों ने ऐसे ही हंसी मजाक से लंच किया। उसके बाद आरोही, तनीषा और निकिता आरोही के रूम में चली गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि निकिता ने आरोही के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा क्यों कहा, जबकि निकिता तो आरोही की दोस्त है और वो उनके साथ उसके घर में क्यों रहती है। इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये था चैप्टर 11 से 15 तक का सफर, जहां दोस्ती की चमक थी, खौफ की हल्की सी झलक थी और दिल के कोने में छुपी कुछ अनसुनी बातें भी। अब कहानी और गहरी होगी, कुछ राज और खुलेंगे, शायद कुछ रिश्ते और भी करीब आ जाएंगे या दूरियां और बढ़ जाएंगी। मिलते हैं वेरी सून अगले कंबाइंड पार्ट में। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। टिल देन अपना ख्याल रखना एंड कीप फीलिंग द लव। गुड बाय।